जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ श्लोक क्रमांक 12वें की व्याख्या लेकर। 12वें श्लोक में ग्रहों के योग कारता का वर्णन किया गया है। इससे पहले हमने केंद्राधिपत्य दोष, मारक स्थिति और राहु केतु के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब इससे आगे जो 12वां श्लोक है, कुजस्य कर्म नेतृत्वे प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्व मात्रतः। यहाँ पे इस श्लोक में योग कारक ग्रह का वर्णन किया है। ऐसे तो इसका पूरा एक अध्याय आने वाला है 14वें श्लोक से, योग फलाध्याय। उसमें विशेष रूप से संपूर्ण योगों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर केवल सूक्ष्म योग कारता का वर्णन किया गया है कि यदि केंद्र व त्रिकोण का एक ही स्वामी हो, मतलब एक ही ग्रह केंद्र व त्रिकोण का स्वामी हो, तो वह परम योग कारक हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कर्क लग्न में मंगल पंचमेश एवं दशमेश होकर, यानी पंचम भाव का स्वामी एवं दशम भाव का स्वामी होकर कर्क लग्न वालों के लिए मंगल को योग कारक माना गया है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि केवल केंद्रेश होने से ग्रह योग कारक नहीं होता। जैसा कि कर्क लग्न में दशमेश होकर मंगल योग कारक नहीं होगा, क्योंकि केंद्रेश होने से ग्रह सम हो जाता है। उसके लिए केंद्रेश अपने दूसरी राशि के अनुसार फल देता है। यदि उसकी दूसरी राशि तृष्णा स्थान में पड़ेगी तो वह पापी हो जाएगा। यदि उसकी दूसरी राशि त्रिकोण स्थान में पड़ेगी जब भी उसे योग कारक माना जाएगा। इसीलिए कर्क लग्न में दशमेश होने के साथ साथ मंगल पंचमेश होता है, जो कि त्रिकोण भाव है। इस कारण से कर्क लग्न में मंगल को योग कारक माना गया है। केवल दशमेश होने से कर्क लग्न में मंगल को योग कारक नहीं माना जाएगा। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल योग कारक होता है, क्योंकि वह त्रिकोण का स्वामी एवं दशम केंद्र बलवान स्थान का स्वामी होता है, इसलिए उसे योग कारक माना गया है। अब कर्क लग्न में इन्होंने बताया है कि कर्क लग्न में मंगल किस भाव में बैठेगा जब उसे और अधिक श्रेष्ठता प्राप्त होगी। तो इन्होंने बताया है कि यदि कर्क लग्न में मंगल दशम भाव में बैठ जाए तो परम योग कारक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देखेंगे मंगल की दृष्टि कौन सी होती है। मंगल अपने स्थान से चतुर्थ भाव पर दृष्टि रखते हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि रखते हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि रखते हैं। तो सबसे पहले मंगल दशम भाव में बैठेंगे तो चतुर्थ दृष्टि रखेंगे किस पे? लग्न पे, क्योंकि योग कारक हैं, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी अच्छी होती है। इसलिए सबसे पहले लग्न पे दृष्टि रखेंगे, लग्न को बलवान करेंगे। दूसरी दृष्टि कहाँ पे रखेंगे? चतुर्थ भाव पे, जो कि धनवान आदि का है, उसे प्रबल करेंगे। और अपनी अष्टम दृष्टि दूसरी राशि यानी जो पंचम भाव त्रिकोण में स्थित है उस पर रखेंगे, जिससे उनकी दूसरी राशि जो पंचम में स्थित है वो भी बलवान हो जाएगी। इसलिए कर्क लग्न में यदि दशम भाव में मंगल बैठते हैं तो परम योग कारक होते हैं। और दशम भाव में एक बात और है कि मंगल अपनी मेष राशि में स्थित होंगे, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए और मंगल को दशम भाव में योग कारक माना है। अब उसके बाद में जब सप्तम भाव में मंगल स्थित होंगे तो वह उच्च राशि यानी मकर राशि में स्थित होंगे। अब यहाँ पे एक बात और है कि सप्तम भाव में मंगल बैठेंगे तो कुंडली मंगली हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम योग कारक का वर्णन कर रहे हैं। मंगल का परिहार आदि से भी वो सही हो जाते हैं। सप्तम भाव में मंगल स्थित होंगे तो वह उच्चस्थ राशि में स्थित होंगे, प्रबल हो जाएंगे। अब उनकी दृष्टि भी अच्छी जगह रहेगी। सबसे पहले वो अपनी चतुर्थ दृष्टि अपने ही घर दशम भाव पर रख के दशम भाव को बलवान करेंगे। सप्तम दृष्टि लग्न पर रख के लग्न को बलवान करेंगे। और अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव धन कुटुंब परिवार आदि का है उस पर रखे उसको बलवान करेंगे।
अब इन्होंने कहा है कि सप्तम भाव और दसम भाव में कर्क लग्न में योग कारक होते हैं मंगल, लेकिन उससे कम पंचम भाव में कम योग कारक माना है। क्यों माना है? क्योंकि जब मंगल पंचम भाव में स्थित हो जाएंगे तो सबसे बड़ी बात कि वो अपने दसम भाव जो उनकी दूसरी राशि है उस पर वो कोई दृष्टि नहीं रखते, इसलिए उन्हें कम योग कारक माना है। अब उनकी दृष्टि कहाँ होगी? तो पंचम भाव में स्थित होंगे तो सबसे पहली दृष्टि होगी उनकी अष्टम भाव पे, चतुर्थ दृष्टि। सप्तम दृष्टि कहाँ पे होगी उनकी? एकादश भाव पे। अष्टम दृष्टि कौन सी होगी? द्वादश भाव। मतलब हानि स्थानों पे अष्टम एवं द्वादश स्थान जो व्यय स्थान हानि स्थान है उन पर दृष्टि होगी। इस कारण से पाराशर जी ने दसम एवं सप्तम की अपेक्षा कर्क लग्न वालों के लिए पंचम भाव में स्थिति मंगल की प्रबल नहीं बताई। अब यहाँ पर जो केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध बताया है, यहाँ पर केवल मंगल का ग्रहण किया था इन्होंने। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मंगल ही योग कारक होता है। इसी प्रकार मंगल से सभी पापी ग्रहों को समझें और दसम केंद्र से सभी केंद्रों को समझें। अब इसमें उत्तरोत्तर बलवान के बारे में बताया गया है कि शनि से मंगल अधिक बलवान होता है, मंगल से बुध अधिक बलवान होता है, बुध से गुरु अधिक बलवान होता है, गुरु से शुक्र अधिक बलवान होता है, शुक्र से चंद्रमा अधिक बलवान होता है, चंद्रमा से सूर्य अधिक बलवान होता है। अब पाप ग्रहों में सूर्य सबसे अधिक बली है, लेकिन सूर्य की एक ही राशि है। इसी कारण से पापियों में मंगल को लिया है, क्योंकि उसकी दो राशि हैं, तो एक केंद्र में पड़ जाती है और दूसरी त्रिकोण में पड़ जाती है। तो मंगल से सभी पापी ग्रहों को समझना चाहिए। अब इसमें शनि का भी ग्रहण हो जाता है। शनि के ग्रहण से मतलब है कि यदि शनि भी केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी होते हैं तो शनि भी मंगल की भांति ही योग कारक हो जाएंगे। कि मंगल और शनि केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान के स्वामी दो दो लग्नों में विशेष रूप से होते हैं। मंगल कर्क लग्न में एवं सिंह लग्न में। कर्क लग्न में पंचमेश और दशमेश होते हैं, यानी पंचम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी होते हैं। और सिंह लग्न में चतुर्थ भाव के और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार शनि वृष लग्न में और तुला लग्न में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो शनि सबसे पहले वृष लग्न में नवम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं, और तुला लग्न में शनि चतुर्थ भाव के और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि शनि और मंगल यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाने पर यदि वह लग्न में स्थित हो जाएं, यानी लग्न में बैठ जाएं, द्वितीय भाव में बैठ जाएं, नवम भाव में बैठ जाएं, या फिर एकादश भाव में वह स्थित हो जाएं, तो वह योगप्रद हो जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया है कि तुला लग्न में चतुर्थेश व पंचमेश शनि होते हैं तो उन्हें योग कारक माना गया है। यहाँ पर ग्रंथकार ने एक बात और स्पष्ट की है कि यदि तृतीय भाव के, षष्ठम भाव के, एकादश भाव के यदि स्वामी शुभ ग्रह होते हैं तो वह इस स्थिति में अशुभ फल नहीं देते। इसी आधार पर गुरु को भी तुला लग्न में तृतीयेश एवं षष्ठमेश होने का दोष नहीं लगता, और वह भावार्थ रत्नाकार में लिखा है तुला लग्ने तु जातस्य शनिर योग प्रदो भवेत तृतीय षष्ठ नाथोपि गुरुर योग प्रदो भवेत। भावार्थ रत्नाकार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि तुला लग्न में तृतीयेश यानी तृतीय स्थान के और षष्ठम स्थान के गुरु होते हैं, और यदि वह तृतीय और षष्ठम स्थान में स्थित हो जाएं तो उन्हें योग कारक माना गया है। इसलिए तृष्णायों के स्वामी तृतीय, षष्ठम, एकादश के स्वामी यदि शुभ ग्रह होते हैं तो वह अशुभ फल नहीं देते हैं। और ग्रंथकार ने तो लिखा है कि यदि तुला लग्न में गुरु स्वक्षेत्रीय होकर बैठ जाएं तो मणिकंचन नामक योग बनाएं। यदि तृष्णायेश में शुभ ग्रह स्वक्षेत्रीय होकर बैठते हैं तो वह अशुभ फल ना देके शुभ फल ही देंगे।
अब यहाँ पर इसके बाद में ग्रंथकार ने पंच महापुरुष योगों के बारे में बताया है कि केंद्र में अपनी राशि यानी स्वग्रही ग्रह बैठ जाए। मूल त्रिकोण राशि कौन कौन सी होती हैं ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद में उच्च राशि कौन कौन सी होती हैं इसके ऊपर वैसे तो आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते हो तो इसके ऊपर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसे देख। तो उच्च राशि कौन कौन सी होती हैं और नीच राशि कौन कौन सी होती है ये भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इन्होंने कहा है कि ग्रह केंद्र में अपनी राशि में स्थित हो, मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, या फिर उच्च राशि में स्थित हो, तो इनसे क्रमशः पंच महापुरुष योग बनते हैं। मंगल से यदि मंगल अपनी राशि जो बताया गया है अपनी राशि उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठेगा तो मंगल से बनता है रुचक योग, बुध से बनता है भद्रक योग, गुरु से बनता है हंसक योग, शुक्र से बनता है मालव्य योग और शनि से बनता है शशि योग। अब जो ये योग बनते हैं ये सबसे अधिक बलवान लग्न में माना है, क्योंकि इन्होंने कहा भी है कि कन्या लग्न में बुध लग्नस्थ तो भद्रक योग केंद्र में भी ये योग बनते हैं, लेकिन सबसे प्रबल लग्न में बताया गया है कि लग्न में यदि स्वक्षेत्रीय उच्च राशि में यदि मूल त्रिकोण राशि में ग्रह बैठ जाए तो ये पंच महापुरुष जो योग बताए हैं वो सबसे प्रबल योग बनता है। उसके अलावा केंद्र में भी स्थिति होने पर इस प्रकार के पंच महापुरुष योग बताए गए हैं। तो आज हमने लघु पाराशरी के 12वें श्लोक की व्याख्या की। अब इससे जो आगे जो श्लोक आएगा वो राहु केतु के बारे में बताया गया है कि राहु किस स्थान में शुभ होते हैं कब अशुभ होते हैं इस बारे में बताया है, उसे हम आगे वाली वीडियो में समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।